हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट पर बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का जो न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ उसका सेट नंबर 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन से नहीं बदलती या बदलता है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। आवृत्ति जो है यह नहीं बदलता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो है निर्वात में होता है। कितना होता है निर्वात में? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जल में यानी कि पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर कांच में पूछा जाए तो कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह विकिरण है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। क्लियर? याद है आपको? एक्सरे का रोंगजन ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। खाली स्थान दिया गया है कि प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो देखिए, फूल में जो स्थित होते हैं यह होते हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी। ठीक है, इनको आवृत्त बीजी कहा जाता है, आवृत्त बीजी। और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी होते हैं ये। ठीक है, तो फूल में स्थित होता है एंजियोस्पर्म का। उसके बाद देखिए, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन। पालक में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन यह आयरन का प्रबल स्रोत होता है। उसके बाद देखिएगा, किस रक्त वर्ग समूह के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था रक्त वर्ग का? तो इसका खोज किया था कार्ल लैंड एस्टीनर ने। ठीक है, सर्वदाता जो है ये यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ओ है। सर्वग्राहिता ब्लड ग्रुप एबी को कहा जाता है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, छठा प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के एक दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो ये उसकी संयोजकता से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार दिया गया 176, इसका समतुल्य भार। तो समतुल्य भार निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिआधारीय है यानी कि 176 बटा आप 3 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें क्या है? तो उसमें सोडियम और क्लोराइड होता है, NaCl इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यह उदासीन होता है यानी कि इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, इसमें से सबसे भारी धातु जो है इन ऑप्शंस में से वो आपका पारा हो जाएगा। वैसे सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। ठीक है, सबसे हल्का धातु पूछा जाएगा तो लिथियम हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये CO2 गैस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह विटामिन के है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो देखिए, कॉस्मिक किरणें जो है यह एक आवेशित कण है। क्या है फ्रेंड्स? आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारा पार्ट प्रभावित होता है वह लीवर है यानी कि यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो केरोसिन में रखा जाता है पोटेशियम और सोडियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि थर्मस फ्लास्क का रजतित तल उष्मा के अंतरण को रोकता है। तो यह रोकता है विकिरण से भी, चालन से भी और संवहन से भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का इन्होंने स्टार्ट किया था।
और देखिए फ्रेंड्स, बाद में जो है इसका नाम बदल करके 1904 में इन्होंने कर दिया था अभिनव भारत, ठीक है। और मित्र मेला की शुरुआत इन्होंने 1899 में किया था, और 1904 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, अभिनव भारत समाज कर दिया गया। और देखिए 1906 में जो है, जो विनायक दामोदर सावरकर थे, ये कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, तो ये लंदन चले गए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद देखिएगा कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए यह जो कर है, यह कर का नाम चौथ है। चौथ जो फ्रेंड्स कर था, यह किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले लिया जाने वाला कर था। वहीं अगर हम सरदेश मुखी की बात करें, तो इसका दावा करके शिवाजी महाराज जो थे, ये अपने आप को यानी कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो देखिए यह मेरठ षड्यंत्र केस था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस। उसके बाद देखिए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अकबर का क्या हो जाएगा, तो अकबर का हो जाएगा आपका प्रियदर्शन, ठीक है। समुद्रगुप्त ये पराक्रम, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये हो जाएगा विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त जो है ये आपका हो जाएगा क्रमादित्य, ठीक है। तो इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर अब 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसको लिखा है कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। और यह जो पुस्तक है फ्रेंड्स, यह प्रकाशित कब हुई थी, तो यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद देखिएगा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो यह बलबन था। बलबन जो था पृथ्वी पर स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और इसने नियामती खुदाई की उपाधि धारण की थी। नियामती खुदाई यानी कि धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि। तो यह बलबन हो जाएगा, यह गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद देखिएगा नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान घोषणा जो है इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी, पाकिस्तान घोषणा, ठीक है। चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आरिज भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। यह एक क्या था, सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना बलबन ने किया था, तो ये रक्षा विभाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। राजधानी सिमरावगढ़ थी, और आखिरी शासक जो थे ये हरिसिंह देव थे, ठीक है। और देखिए कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो फ्रेंड्स इन्होंने लड़ा था उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धर्म के प्राचीर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हाँ यहां से कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपको पता है कि यह कौन थे, तो ये कुमारगुप्त थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लेकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, तो ये पीर मोहम्मद मुनीस थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कलहन की पुस्तक का नाम, तो ये राजतरंगिणी था, ठीक है। अर्थशास्त्र ये चाणक्य का था। इंडिका मेगास्थनीज का था। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त की जो पद्धति थी इसको 1793 में कर्नवालिस ने लागू किया था, और जमींदारों के साथ जो है अस्थाई बंदोबस्त किया गया। उसके बाद देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो इन्होंने कब किया था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो देखिए करेक्ट आंसर 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका उस समय हेडक्वार्टर जो था, मुख्यालय था, वो कोलकाता था। उसके बाद 1905 में जो है इसका लाया गया शिमला, ठीक है। उसके बाद 1905 के बाद 1928 में फिर पुणे लाया गया और आखिर में दिल्ली में इसको लाया गया 1944 में। तो ये क्रम रहा आपका BCDA, ठीक है, BCDA, यानी कि ऑप्शन नंबर BCDA हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो इसमें से ये जो है सबसे स्थिर सागर हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, तो ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसमें से अधिकतम जो है एक्स किरण का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, गोंडवाना क्रम, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखिया से मिले हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए सूती वस्त्र जो है यह फेमस है कहाँ, तो ओसाका, ठीक है। डेट्रायड जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये लौकुश बैराज जो है गंगा नदी पर है, रिहंद बांध जो है ये रिहंद नदी पर है, शारदा बैराज जो है यह शारदा नदी पर हो जाएगा, और राजघाट जो है यह आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट बांध जो है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, उत्पादक और भंडारण दोनों याद रखना है। तो उत्पादन में सबसे अग्रणी है जो है यह ऑस्ट्रेलिया है, भंडारण में गिनी है, ठीक है, इसको भी साथ साथ आप ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 45 नंबर सुमेलित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका कागज जो हो जाएगा ये हो जाएगा टीटागढ़, सीमेंट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लखीरी, लोहा और इस्पात जो हो जाएगा ये भिलाई हो जाएगा, और खनिज तेलशाला अंबाला मोकुल, ठीक है। तो 3 4 2 1 जो होगा इसका सही सुमेल हो जाएगा 3 4 2 1। उसके बाद देखिएगा कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं पूछा गया है, तो सरसों जो है यह रबी फसल है, ठीक है, यह खरीफ फसल नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो यह देश जापान है। उसके बाद देखिए राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है किसके लिए फेमस है, तो यह तांबा खनन के लिए फेमस है। उसके बाद देख लीजिए यरलुंग जम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में, तो देखिए यरलुंग जम्बो नदी को चाइना में जो है यह इसको तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जम्बो के नाम से। भारत में इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 35 पीपीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ प्राकृतिक आपदा दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं। तो ये बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में आता है, भूकंप आपका हो जाएगा हिमालय का गिरिपति क्षेत्र में, सूखा जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड में, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अब राइट आंसर मैं बता देता हूँ 3 1 4 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए माउंट एटना क्या है, तो यह एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है, ठीक है, कहाँ पर है, इटली में है माउंट एटना, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, तो ये सेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, क्लियर। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, तो सरकारिया आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र सिंह सरकारिया के नेतृत्व में
1983 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो सदस्य थे श्री वी शिवरमन थे। और इसके अलावा कौन थे यहाँ पर देखिए, इसमें से मैंने एक अभी नाम बताया ना, श्री वी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन थे। तो यहाँ पर डॉक्टर एस आर सेन दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह कौन सा करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो देखिए सरकारिया है, राजमन्नार समिति भी है, पुंछी आयोग भी है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है ये चुनाव प्रणाली के सुधार से संबंधित समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष थे कौन, बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके अलावा 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में कौन कौन थे, तो फ्रेंड्स ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद कौन थे, तो के एम मानिकलाल मुंशी थे, यानी कि के एम मुंशी कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे। उसके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। ठीक है, देखिए एन गोपाला स्वामी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बी एल रिटर थे और डीजी खेतन थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाम दिया गया है, तो 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया है। तो यह संविधान के द्वारा किया गया है। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कैग जो होता है, यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है ये 6 वर्ष होती है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाती है यह अवकाश ग्रहण कर लेता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। देखिए फ्रेंड्स जो नव निर्वाचित जो लोकसभा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, जो सदस्य चुन के आते हैं उनको यह शपथ दिलवाता है, और जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर का अपने आप काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव के अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया, जिसने प्रस्ताव ने अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया, उसको गठित करने वाले कौन थे। तो फ्रेंड्स गठित किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1979 में पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया था, और 1980 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से बताइए। तो देखिए इसमें से जो सही कथन दिया गया है वो आपका कौन सा कथन दिया गया, तो दोनों दिया गया है। ठीक है, दोनों कथन जो है यह सही दे दिया गया है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो फ्रेंड्स ये जमा किया था कब, तो 1987 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1987 में। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो फ्रेंड्स यह मंत्रिमंडल सचिव होता है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19(1)(a) के अंतर्गत। क्लियर है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उनको विचार अनुसार क्रम दीजिए, यानी कि क्रम में आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको बी बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, यानी कि CADB हो जाएगा, CADB। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है ये पूछा गया, तो ये आपका न्यायिक पुनर्वीक्षण हो जाएगा।
उसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में निजता का जो अधिकार है संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है तो निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है तो फ्रेंड्स यह अल्पसंख्यक मामले की परियोजना है और इसे 4 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद बाकी यहाँ पर है, देख लीजिएगा कब हुआ था तो फ्रेंड्स ये 2008 में हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो इसमें से आपका हो जाएगा बहुफसलीय योजना। बाकी सभी जो है ये भूमि सुधार से संबंधित जो है संबंधित हैं। उसके बाद देखिए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है तो यह क्या है फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है तो यह देता है आपका कौन, बताइए, आरबीआई देता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है तो यह समस्या कौन सी नहीं है बताइए, तो हड़ताल एवं तालाबंदी। उसके बाद क्या हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है तो ये WM एडम्स हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी तो ये जो नहीं थी वो आपका हो जाएगा इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है ना मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ पर आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पर जाइएगा और आप इन प्रश्नों को फ्रेंड्स सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।